ओके, एक सेकंड, ये हम लोग कहाँ तक कर लिए थे इसमें? रेजिस्टेंस बैंड के पहले we have seen this thing also, this relation, टेम्परेचर ये डिपेंडेंस लास्ट ऑफ पेज था। रेजिस्टेंस। हाँ, यहाँ से स्टार्ट होगा इसका। सो हम लोग उसमें ना, एक सेकंड, उसमें एक थोड़ा सा ही उसको करेंगे, मतलब ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स। सो जैसे ये दिख रहा है ना, BVB और ये गोल्ड, द फर्स्ट टू रिंग्स and the end give first two significant figures of resistance in ohms। कैसा है, एक देखते हैं चीज। और थर्ड करता है डेसिमल मल्टीप्लायर, जो वो दिख रहा है उसमें। द लास्ट रिंग इंडिकेट द टॉलरेंस, टॉलरेंस देता है, वो परसेंटेज में रहता है। जैसे अगर हम लोग देखेंगे, जो ब्लैक अगर कलर होगा तो फर्स्ट टू रिंग्स फ्रॉम द एंड, दिस एंड, पहला जो दो ये होगा, फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर वो दिखाएगा, ठीक है। थर्ड रिंग डेसिमल मल्टीप्लायर दिखाएगा, और लास्ट रिंग करता है, इंडिकेट करता है जो तुम्हारा टॉलरेंस है। तो देखो, जैसे बी दो ब्लैक दिख रहा है ना, एक ब्लैक, ब्राउन और ब्लू, एक्चुअली 3 बी है एक्चुअली, तुम अगर देखोगे तो इसमें जो है एक ब्लैक कलर का है, पहले वाला है ब्राउन, अगर तुम पहला भी देखोगे दैट इज ब्राउन, ब्राउन ब्राउन कलर का है। फिर जो वायोलेट का है, फिर ब्लैक का है, फिर गोल्ड का है। मतलब पहला अगर ये लिस्ट देखेंगे हम लोग, जो ब्राउन है वो उसका नंबर है 1 कॉरस्पॉन्डिंग, एंड वायोलेट तो पहला दो मतलब पहले ब्राउन 1 and violet is 7, so 1 7, this 1 7 is the first two significant figure of the resistance, 1 7, okay। Then what you do, next one है 10 to the power into 10 to the, so 1 7 into 10 to the power, 10 to the power, 10 to the power कितना होगा? देखो बी का लास्ट का बी, जो सॉरी जो थर्ड बी है दैट इज ब्लैक, सो 10 टू द पावर ब्लैक का कितना है? ब्लैक का 0, तो 10 टू द पावर 0 मतलब कुछ है नहीं वो, है ना, कुछ है नहीं। प्लस माइनस ये जो गोल्ड है, गोल्ड का कितना है? गोल्ड देखो, गोल्ड सिल्वर और नो कलर दिया है, गोल्ड का टॉलरेंस होता है 5%, सो प्लस माइनस 5%, सो 17 इंटू 10 टू द पावर 0 लिखने का जरूरत नहीं है, प्लस माइनस 5%, ओके। तो वो चीज है, हम लोग कैसे उसको याद रखेंगे? किसी को तो पता होगा कि कलर कोडिंग कैसे याद रखते हैं, किसी को पता है? हम लोग कैसे याद रखते हैं? नहीं सर। नहीं पता है तो लिख लो एक जगह में, एक छोटा सा उसका ट्रिक बता रहा हूँ कैसे याद रखना है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ, सो बी पहले है ब्लैक, देन बीबी ब्लैक ब्राउन, ओके। रॉय आर, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर येलो। तो ग्रेट ब्रिटेन, अभी जी बी, ग्रेट ब्रिटेन, जी है ग्रीन, बी है ब्लू, एंड वेरी गुड वाइफ VGW, सो वायलेट ग्रे व्हाइट। कैसे करेंगे इसको, मतलब इसका अगेंस्ट, तो ये तो मेरा लेटर्स हो गया, उसका कलर हम लोग थोड़ा सा याद कर लिए, तो उसका नंबर कैसे याद करेंगे? याद करने की जरूरत नहीं, 1 to 9 पहले लिख लेना, क्योंकि उसमें 1 to 9 मतलब 10 हो जाएगा ना, 10 हो जाएगा, 1 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर जो कलर का टॉलरेंस होता है वो गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर का होता है, 5 10 एंड 20, ठीक है। ये क्योंकि अगर हमें वो डिकोड करना है तो ये हमें जरूरी है, ठीक है। ये तुम किसी भी तरीके से उसको याद रखो,
लेकिन याद करने का मतलब वो यू नीड टू रिमेम्बर दिस थिंग। और हम लोग ऐसे करके ही याद रखते थे, ठीक है। दूसरा कुछ अगर तुम लोगों को मिल जाए तो वो भी ट्रिक सही है, किसी भी करके तुमको याद करना ये चीज। और इसको हमेशा हम लोग ऐसे करके ये करेंगे। या और भी यू नो और भी बहुत तरीके से वेयर्ड टाइप का पोएम्स रहता है, तो वो छोड़ो, ये वाला ही थोड़ा सा सही टाइप का था, ठीक है ना। ओके, तो ये याद रखना है हमको। एंड उसके साथ साथ हमारा ये आंसर बन जाएगा, ये छोटा वाला क्वेश्चन रहेगा, बन जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं रहता है। और हमेशा हम लोग देखेंगे कि जो सी मतलब जो ये थर्ड वाला जो बैंड होता है ना, वो थोड़ा सा मतलब ब्लैक ही ज्यादा रहता है। तो 10⁻0 मतलब 1, उसका जो मतलब ज्यादा कुछ नहीं रहता है, ठीक है। सो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ, ऐसे करके हम लोग उसको याद रखते थे, बस इतना ही है। और गोल्ड सिल्वर नो कलर, अगर लास्ट वाला जो टॉलरेंस 5 10 20, तो ये जो मैं बताया था देखो उसका इतना बता दिया, ±5% करके गोल्ड था ओम्स। इसका बताओ अभी, GRB ग्रीन रेड, ग्रीन रेड का कितना होगा, ग्रीन क्या क्या है, ग्रीन इसमें 5 दिख रहा है, और रेड जो है मेरा इसमें 2 52, 10⁻, कितना होगा, ब्लू जो है, ब्लू का क्या है 6, 10⁻6, और सिल्वर का 10%। तो ग्रीन 5, रेड 2, 52 इंटू 10⁻6, 52 इंटू 10⁻6 ±10%, दैट विल बी द आंसर। कितना ओम्स, ओके, ठीक है ना, बताओ इसका बताओ। इसमें तो कुछ टॉलरेंस है नहीं, नो कलर वाला कंडीशन 20% प्लस माइनस वाला, ये पहले वाला ही है, देखो बीबीवी वो वाला ही है, मतलब 17 ही है, 17 ही है इसमें, ±20%, क्योंकि ब्राउन वायोलेट फिर ब्लैक, और ब्लैक है इसलिए 10⁻0 ±20, क्योंकि नो कलर है लास्ट में, ठीक है। ये वाला जो हम लोग को याद करने वाला थोड़ा सा ये ट्रिक है, ठीक है ना। जैसे तुम लोग एयर का जो एटमॉस्फेयर का जो लेयर है, उसको कैसे करके याद रखते थे, हम्म? क्या सर? एटमॉस्फेरिक लेयर होता है ना, कैसे करके याद रखते थे। जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, इसको कैसे करके हम लोग याद रखते थे, पता है ना, लॉ कैसे करके याद रखते थे, कुछ कुछ बनाए थे ट्रिक अपना, पता नहीं है। ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, नहीं सर। ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, TR जो है ट्रोपोस्फियर, ट्रस्ट ST जो है स्ट्रेटोस्फियर, मी मतलब मेसोस्फियर, इन मतलब आयनोस्फियर, द जो है TH जो है थर्मोस्फियर, एग्जाम एक्सोस्फियर, बस खत्म। ऐसे करके 2 3 हम लोग ट्रिक याद करते थे इस सब के लिए, तो उस वो उतना उतना टफ नहीं था, लेकिन इसके लिए हमको थोड़ा सा ये था, विवजोर भी तो सही था, लेकिन ये ब्लैक से स्टार्ट है, 3B है, पहला वाला ब्लैक ही आएगा, फिर ब्राउन, फिर रॉय रेड, ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे व्हाइट। अनदर ये है इंटरेस्टिंग, अनदर कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। द कलर कोड ऑफ द बॉडी गिव्स द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, देखो बॉडी का कुछ कलर है, द कलर ऑफ द एंड गिव्स द सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, कैसा एंड है। द कलर ऑफ द डॉट, उसमें एक डॉट दिख रहा है ब्लू कलर का, वो डेसिमल मल्टीप्लाई 10⁻, कितना होगा,
द कलर ऑफ द रिंग गिव्स द टॉलरेंस। वो जो तुमको थोड़ा सा ऑरेंज कलर का दिख रहा है, तो येलो बॉडी है, रेड एंड है, ब्लू डॉट है, और गोल्ड, अच्छा गोल्ड कलर ही दिखा रहा है, गोल्ड रिंग है, ठीक है। गोल्ड और थोड़ा सा ये होना चाहिए था, ठीक है, येलो के साथ। तो क्या हो गया, YRB, येलो, रेड, ब्लू एंड गोल्ड। तो येलो 4 था, रेड 2 था, ब्लू 6 था, तो 10 to the power 6, और गोल्ड का प्लस माइनस 5% ohms। ये भी एक कलर कोडिंग है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। नाउ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमें पता भी है R1 R2 R3 ऐसे करके रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड है, सो वी कैन राइट डाउन these going to add up। okay, so capital, which is the equivalent resistance, is greater than, okay, R1 R2 R3, okay, because these are all the summation of all these three resistor। parallel combination में क्या होगा, parallel combination में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक इंटरेस्टिंग चीज है, दोनों तरफ जो टर्मिनल है वो टर्मिनल फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होगा। मतलब तीनों रेजिस्टेंस का कॉमन टर्मिनल रहता है ना, तीनों रेजिस्टेंस का कॉमन टर्मिनल रहेगा। उसका मतलब क्या है बताओ तो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन रहेगा ना, है कि नहीं बताओ। कॉमन अगर टर्मिनल रहेगा ये तीनों रजिस्टर का, इन तीनों रजिस्टर, क्योंकि टर्मिनल अगर कॉमन है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक्चुअली सेम रहेगा तीनों के लिए, करेक्ट। जबकि करंट अलग अलग ब्रांचिंग हो जाएगा। लेकिन ये जो पहला सीरीज कंडीशन था उसमें अगर तुम देखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस एक एक के लिए एक एक अलग अलग है, डिफरेंस टर्मिनल्स अलग हो रहा है, लेकिन करंट सेम चल रहा है। और इसके लिए क्या था, पैरेलल के लिए 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो R इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, इसमें था R is greater than the greatest of all, and this is R is smaller than the smallest of all। Now sources of EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है एक्चुअली, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल, बट व्हेन देयर इज नो करंट इज विथड्रॉइंग फ्रॉम इट। मतलब सेल जब सर्किट में कनेक्टेड नहीं है मतलब वो उससे कुछ ये नहीं हो रहा है, नॉर्मल कंडीशन है ना, तो उससे कुछ ऐसा नहीं है करंट ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग सर्किट में। तो उस टाइम में वो सेल का जो दो इलेक्ट्रोड है, कैथोड एनोड जो है उसमें, उनके बीच जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। ओके, नाउ पोटेंशियल डिफरेंट EMF का कंपैरिजन क्या होगा। देखो, EMF इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन द सेल इज नॉट कनेक्टेड इन अ सर्किट। मतलब सर्किट इज ओपन है, जब सर्किट क्लोज नहीं ओपन है तो EMF क्या होता है, मैक्सिमम PD, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन पोटेंशियल PD इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स बिटवीन द टू पॉइंट्स इन अ क्लोज सर्किट। किसी भी क्लोज सर्किट में किसी भी दो पॉइंट ले लो अपने हिसाब से, उन दोनों के बीच जो डिफरेंस है पोटेंशियल का, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन EMF होगा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन इट इज नॉट कनेक्टेड विद द सर्किट। EMF क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल होता है, ओम्स लॉ हमें पता है। और क्या है, EMF जो टर्म है तो सोर्स EMF के लिए हम लोग करते हैं, एंड पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट का किसी दो पॉइंट में मेजर करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा है EMF बिकॉज EMF इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, जबकि PD जो है, और वो कौन सा कंडीशन में होगा, जब वो ये होगा, मतलब जनरली वो सर्किट के अंदर नहीं होगा।
और जब हम लोग उसको चार्ज करेंगे, किसी सेल को चार्ज करेंगे, तो पीडी इज ग्रेटर देन द ईएमएफ, तब जाके वो सेल चार्ज होगा। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? सेल के अंदर रहता है, सेल के अंदर रहता है। जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब हमको कंडक्टर का रेजिस्टेंस के बारे में पता है, कैसे होता है। हमको उस दिन कल हम लोग देख रहे थे कि वो क्या होता है, कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वो जब मूव करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे तो करंट, कन्वेंशनल करंट के उल्टा डायरेक्शन में वो मूव करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव, तब उसको कोलिशन होगा इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन का। और किसी दो कोलिशन के बीच का टाइम को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोले थे, और ऐसा करके कोलिशन होता जाएगा तो पाथ को रेजिस्टिव, मतलब हाई रेजिस्टिव पाथ बनता जाएगा। तो जितना रिलैक्सेशन टाइम कम होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होगा। जितना रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा उतना रेजिस्टिविटी कम होगा। लेकिन ये तो था एक्सटर्नल कॉन्सेप्ट वाला रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो सेल के अंदर रहता है, सेल के अंदर रहता है, एंड इट इज ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। इलेक्ट्रोलाइट वो देता है वो चीज, इलेक्ट्रोलाइट जो रहता है ना उसके अंदर, हर एक सेल के अंदर, जो जहाँ से जिसको जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम लोगों को आयॉन्स मिलता है। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल क्या क्या है? लार्जर द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल, मोर द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू व्हिच द करंट हैज टू फ्लो, सो लार्जर इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब सीधे तरीके से मेरे पास दो इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड है, कैथोड एनोड है। अभी हम लोग क्या देखेंगे कि दोनों के बीच अगर सेपरेशन बहुत दूर है, मतलब कैथोड एनोड का डिस्टेंस अगर आर ले लेते हैं और आर का वैल्यू अगर ज्यादा है, सो द करंट हैज टू पास मोर डिस्टेंस, करेक्ट, ज्यादा डिस्टेंस को पास करना पड़ता है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस है अगेंस्ट द करंट वो ज्यादा भी होता है, क्योंकि पाथ ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। greater the conductivity of the electrolyte, lesser the internal resistance of the cell. इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी अगर ज्यादा है, जल्दी से कंडक्ट कर ले, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम है। सो इंटरनल रेजिस्टेंस बेसिकली डिपेंड्स ऑन द substance like nature of the electrolyte. Inductance of a cell is inversely proportional to common area of the electrodes dipping in the electrolyte. Common area of the electrode dipping in the electrolyte. The internal resistance of a cell is inversely proportional to the common area of the electrode dipping in the electrolyte. देखो इलेक्ट्रोड्स का जो कॉमन सा एरिया जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रहेगा, तो उसके साथ ये इंटरनल रेजिस्टेंस इनवर्स होगा। मतलब एरिया जितना बढ़ेगा जो डिप है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया जितना घटेगा इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड। ऑब्वियसली ग्राफाइट इलेक्ट्रोड का एक होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एक होगा। ये दिखा रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस को सेल के अंदर। बाहर वाला आर है, देखो रेड कलर का, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और अंदर वाला तुम अगर देखोगे जो ब्लू कलर से डॉटेड है, तो ई तो ईएमएफ है, और जो छोटा आर दिख रहा है वो इंटरनल रेजिस्टेंस, बिकॉज वो सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उसमें सेल के साथ जो है दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। और करंट तो मूव करेगा वैसे करके ही, क्योंकि करंट जो है, देखो जो लंबा वाला तुमको पाथ दिख रहा है ना, ई के साइड में देखो जो लंबा वाला एक छोटा वाला पाथ है सेल को समझने के लिए, वर्टिकल जो लाइंस है ना, लंबा वाला एक छोटा वाला, लंबा वाला मतलब पॉजिटिव, तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जाएगा, इसलिए वो एरो ऐसे दिखाया। और ये है जो उसका बाहर का जो पोटेंशियल डिफरेंस, और उसमें भी जो हमारा इंटरनल जो ये होता है वो भी एक चीज है। तो एक्चुअली जो ई है, ईएमएफ है, वो क्या है, वो जो तुम्हारा बाहर वाला जो तुमको जो दिख रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इंटरनली जो लॉस ऑफ वोल्टेज है ना, वो दोनों का समेशन होता है।
तो हम लोग अगर देखेंगे कैपिटल V जो है दैट इज आई, कैपिटल आई इंटू कैपिटल आर, और स्मॉल v जो अंदर वाला सेल के अंदर है वो तो आई तो वही रहेगा, आई तो ऐसा नहीं कि सेल के अंदर अलग आई चलेगा, लेकिन आर जो होगा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसके लिए। तो आई को कॉमन लेंगे तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, so that is equal to E. So I is equal to E divided by capital R plus small r. This is known as circuit equation. ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए या फिर करंट कितना चल रहा है ये निकालने के लिए ये सब हम लोग यूज करते हैं। सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इन टर्म्स सर लास्ट वाला वापस। E is equal to, ये तुमको समझना है फिर से, E is equal to नहीं हो गया ठीक। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इन टर्म्स ऑफ ईवीआर, देखो उसमें क्या था, उसमें था आई आर ये सब था, लेकिन हमें भी के हिसाब से अगर समझना है तो हम फिर से वो चीज देखेंगे ड्राइंग को जैसे ऐसे था। फिर हमें ये चीज पता है कि कैपिटल ई जो है वो कैपिटल बी प्लस बी के बराबर है, स्मॉल बी जो लॉस ऑफ वोल्टेज है उसमें ना, जो हम लोग एक बोलते हैं ना टर्मिनल वोल्टेज। अच्छा, अब एक चीज देखो, जो आई आर है मतलब स्मॉल v के लिए जब हम लोग रिप्लेस करके आई आर लिखे, आई इंटू स्मॉल आर दैट इज इक्वल टू कैपिटल ई माइनस कैपिटल v। नाउ ये इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, आई आर से डिवाइडेड बाई आई आर इज इक्वल टू v। मतलब क्या कर रहे हैं फिर से देखो, हम लोग इस तरफ को जो मतलब आई स्मॉल कैपिटल आई स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल ई माइनस वी को डिवाइड कर रहे हैं आई आर इज इक्वल टू वी से। क्या करेंगे तो दोनों तरफ ही होगा ना, मतलब ये तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आ जाएगा कैपिटल आई इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आई इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू राइट साइड में आ जाएगा कैपिटल ई माइनस कैपिटल बी डिवाइडेड बाई कैपिटल बी। यहाँ से क्या हमारा सुविधा हो गया, तो R का वैल्यू यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम अगर देखेंगे आई आई कट गया, R इज इक्वल टू कैपिटल R को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे RHS के साथ, तो ये वाला चीज हमारा आ जाएगा कैपिटल E बाई कैपिटल B माइनस 1 इंटू कैपिटल R। सो डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाई वोल्ट मीटर मेथड, ये भी एक चीज जो इम्पोर्टेंट है। पहले चीज बताओ ये वाला समझ में आया कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग ई वी और आर के टर्म्स में लिख रहे हैं, सही से देखो। सही से देखो, सही से देखो ये वाला कैसे हम लोग वो जो ई जो ईएमएफ है दैट इज कैसे हम लोग उसको इक्वेट कर रहे थे कैपिटल वी और स्मॉल वी के साथ, कैसे हम लोग इक्वेट कर रहे थे कैपिटल वी और स्मॉल वी के साथ। ठीक है, हाँ सर। अच्छा, और ये जो कैपिटल वी हम लोग बोलते हैं ना, कैपिटल वी कभी कभार ऐसा बोल देगा कि एक्चुअली यू नीड टू फाइंड टर्मिनल वोल्टेज, तो कैपिटल वी से तुम उसको अगर निकाल लोगे दैट इज द टर्मिनल वोल्टेज यू आर बेसिकली फाइंडिंग आउट वी टॉप। ठीक है, ये बात है। और ये जो तुम्हारा स्मॉल v है वो एक्चुअली क्या है, ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r के लिए, ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल स्मॉल r you are experiencing the small v, so that is the drop in the voltage, तो उसको हम लोग वोल्टेज ड्रॉप बोलेंगे।
तो ईएमएफ जो है टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। नाउ वोल्टमीटर मेथड से हम लोग अगर डिटरमिन करेंगे डिटरमिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्विच है के, ठीक है, और इस तरफ अगर हम लोग उसमें वी रख दिए, ठीक है, अच्छा, और एक रेजिस्टेंस रख दिए उधर, ठीक है, और वो जो आर भी लिखा है, और ब्लू कलर का स्मॉल आर वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, वी है वोल्ट मीटर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग स्विच जो है के है उसको अगर हम लोग मतलब क्लोज करेंगे, मतलब क्लोज करेंगे तब क्या होगा, तब फ्लो ऑफ करंट होगा, फ्लो ऑफ करंट होगा, करंट फ्लो कर। अब करंट जब फ्लो कर रहा है, ओपन सर्किट तो पहला वाला कंडीशन था जहां पर कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है, तब ईएमएफ तुम मेजर किए हो, ठीक है ना। पहला वाला देखो के की जगह कुछ एरोज मेरोज कुछ नहीं है, मतलब वो ओपन सर्किट कंडीशन, तो उसमें तुम ईएमएफ मेजर कर लो, ठीक है। फिर क्लोज सर्किट कंडीशन में तुम पोटेंशियल डिफरेंस भी, जो टर्मिनल हम लोग वोल्टेज बोल सकते हैं, उसको मेजर कर लो, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर हमें वो वाला इक्वेशन, अगर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए तो स्मॉल आर इज इक्वल टू, देखो ऊपर वाला बॉक्स वाला इक्वेशन देखो, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल ई बाई कैपिटल वी माइनस वन इंटू कैपिटल आर। तो कैपिटल ई तुम्हारा ईएमएफ निकल के आ गया ओपन सर्किट कंडीशन में, जब करंट तुम फ्लो नहीं कर रहे थे तो कैपिटल ई आ रहा था, और कैपिटल भी जब करंट फ्लो कर रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, वहां से हो जाएगा, और आर का वैल्यू तुम्हारा नोन वैल्यू होगा, जो आर तुम सर्किट में जोड़ोगे वो नोन वैल्यू होगा, वहां से तुमको स्मॉल आर का वैल्यू मिल जाएगा। नाउ सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, cells are connected in series when they are joined end to end so that the same quality of electricity must flow through each cell। वो है सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन। ये देखो एक सेल है, एक सेल है, सिंगल सेल, जहां पर ई है ईएमएफ, आर है इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर दूसरा एक सेल है जहां पर उसका ई है ईएमएफ, आर इंटरनल रेजिस्टेंस। ये तीसरा वाला है, तो आई कैन से इट इज C1 C2 C3। C1 C2 C3 से कैपेसिटी से पता चलेगा, वो लिखने का जरूरत नहीं है, ऐसे सेल ऐसे करके चलो। फिर ये तीनों को मैं हम जोड़ रहा हूँ इसमें सीरीज में, जिसके साथ एक रेजिस्टेंस आर ऐसा भी वो उसमें है। तो हम लोग अगर देखेंगे आई ऐसे चल रहा था, आई तो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, और उसमें अक्रॉस द आर अगर पीडी अगर वी है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ईएमएफ ऑफ द बैटरी, क्योंकि बैटरी क्यों बोल रहे थे, क्योंकि जब तीन अलग अलग है तो सेल है, अलग अलग तीनों सेल है, लेकिन तीनों सेल को लेके हम लोग जो एक साथ बोल रहे हैं प्लूरल करके, तो दैट इज अ बैटरी, कॉम्बाइन कर रहे हैं उसको, ठीक है ना। तो बैटरी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल ईएमएफ। द करंट इन ईच सेल इज द सेम एंड इज आइडेंटिकल विद द करंट इन द इंटर अरेंजमेंट। मतलब आई जो है उस सेल के लिए भी आई ही रहेगा, कैपिटल आई जो तुम देख रहे हो, ठीक है। द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि वो सब सीरीज में है। सो आर 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 3R हो जाएगा तुम्हारा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो टोटल नंबर टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी कितना है, अगर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल है तो n इंटू ई, यहाँ पर 3 है तो 3 इंटू ई। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल है n इंटू आर, तो यहाँ पर 3 इंटू आर, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 3R प्लस आर, n इंटू आर प्लस आर, 3R प्लस कैपिटल आर, एक्चुअली 3 इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। नाउ करंट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई एन आर प्लस आर। वाई, बिकॉज यू नो V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, सो I इज इक्वल टू V बाई आर। V के जगह एन ई लिखो और रेजिस्टेंस की जगह इफेक्टिव रेजिस्टेंस लिखो, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट लिखो, आर की जगह एन आर प्लस आर, एन आर मतलब स्मॉल आर, एन इंटू स्मॉल आर प्लस आर, क्योंकि मेरा एन नंबर ऑफ तुम्हारा सेल्स है इसलिए, ओके। इसमें एक कंडीशन है, अगर आर जो है, आर मतलब एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है, इट इज वेरी मच लेस देन द जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका होगा, देन आई विल बी इक्वल टू ई बाई आर।
और उल्टा अगर होगा, अगर एन आर जो है वो अगर आर से ज्यादा बड़ा है, ओ सॉरी, अगर एन आर जो है एन अगर आर से छोटा है, बड़ा वाला कंडीशन तो पहले बता दिया, उस कंडीशन में आई इज इक्वल टू कैपिटल ई बाई आर होगा। अगर छोटा है एन आर जो है ये क्वांटिटी अगर छोटा, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर छोटा है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा है कैपिटल आर से, देन हम लोग क्या बोलेंगे, आई इज इक्वल टू एन इंटू ई बाई आर होगा। तो कंडीशन था। तो व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, देखो एन आर इज वेरी वेरी लेस देन आर मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, सॉरी पहला कंडीशन, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल कंडीशन वो वाला होगा। व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल मतलब ये वाला कंडीशन जो तुम्हारा, सॉरी सेकेंड वाला कंडीशन बताया, एक सेकेंड वाला कंडीशन, when internal resistance is negligible, that means nr is very 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 less than r, capital R, nr is very very less than capital R, then क्या होगा, I is equal to n times of e by r। और अगर तब क्या होगा, अगर नेग्लिजिबल होगा देन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू गेट मैक्सिमम करंट, क्योंकि देखो सीरीज में करेंगे तो क्या होगा, वो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्योंकि मैक्सिमम करंट तो ई बाई आर से आएगा ना। तो सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि सीरीज में करोगे तो एन का वैल्यू बढ़ेगा, तीनों है तो 3 हो जाएगा, 4 है तो 4 हो जाएगा, ऐसे करके बढ़ेगा। तो इसीलिए इंटरनल रेजिस्टेंस अगर बहुत कम है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के हिसाब से, तो सेल कनेक्ट अगर करेंगे सीरीज में तो मैक्सिमम करंट हमें मिलेगा। अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड पैरेलल व्हेन दे जॉइन पॉजिटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे करके पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, और एक करंट फ्लो करेगा ऐसे करके। इसमें क्या होगा, द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज सेम एज द सिंगल सेल, इसमें करंट नहीं होगा, ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज सेम एज द सिंगल सेल, बैटरी मतलब तीनों का जो मिक्स्ड ईएमएफ है वो सिंगल सेल के ईएमएफ में बराबर होगा। करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट इज डिवाइडेड इक्वली, आई टोल्ड यू कि जब तुम ऐसे ब्रांचिंग करोगे जैसे पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन में जिसमें 2 नोड रहता है लेकिन तीनों ब्रांच है, देखो पहला वाला छोट मतलब तीनों सेल के लिए तीनों ब्रांच है, तब ब्रांचिंग होगा तो करंट डिवाइड हो जाएगा, करंट हमेशा डिवाइड, रेजिस्टेंस के लिए भी वही होगा। द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस is the sum of the reciprocal of the individual internal resistance, the reciprocal of the total internal resistance, क्योंकि ये पैरेलल है ना, पैरेलल है ना, तो reciprocal of the total internal resistance is sum of the reciprocal of the individual internal resistance। ओके, तो जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है दैट विल बी लेस देन द लीस्ट वैल्यू, जो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन है। अभी टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी क्या है, ई है, कैपिटल ई, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आर बाई एन, ओके, क्योंकि हम लोग वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखेंगे। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आर बाई एन प्लस कैपिटल आर, तो हमारा फॉर्मूला आई इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई एन आर प्लस आर से हम लोग उसको देख सकते हैं। अच्छा, नाउ इफ आर इज वेरी वेरी लेस देन, R is very very less, capital R is very very less than small r by small n, उस टाइम में क्या होगा, R is very very less than अगर small r by small n होगा then I is equal to n times of E by R, लेकिन उल्टा Rn अगर बहुत छोटा होगा R से then I is equal to ER, मतलब जो हम लोग सीरीज में जो किए थे उसका जस्ट ऑपोजिट कर रहे हैं ये पैरेलल कंडीशन के लिए, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट है, करंट इसमें डिवाइड हो रहा है जबकि तुम्हारा ई वैल्यू सेम रह रहा है, बस इतना ही है। यहाँ से कंक्लूजन क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेयर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है देन सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू गेट मैक्सिमम करंट, तब हम लोग सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो वहां से हमको मैक्सिमम करंट मिलेगा। ओके, बताओ बताओ क्या है इसमें परेशानी, बताओ। बताओ डाउट्स क्या है इसमें, बताओ।
डाउट्स इसके बारे में, मतलब डाउट्स क्या क्या है बताओ। हम्म कोई तो कुछ बताओ, इसमें डाउट क्या है। दो कंडीशन है, नहीं है। तो इसमें न्यूमेरिकल आ जाएगा तुम्हारा। अगर न्यूमेरिकल का कोशिश करें तो न्यूमेरिकल यहाँ से सब सेल्स का छोड़िए, आप रजिस्टर्स एंड ऑल का न्यूमेरिकल करा दीजिए पहले। वाला क्या बोल रहे सर? मैं रेजिस्टेंस का ही कर रहा हूँ, ओम्स लॉ का, ठीक है। इम्पोर्टेंट वाला जो इसमें प्रॉब्लम है ना, इम्पोर्टेंट जो है ना, देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये वाला तुमको जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ आना चाहिए, है ना। VI कैरेक्टरिस्टिक्स में स्लोप क्या देखता है, स्लोप देता है रेजिस्टेंस, स्लोप देता है रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर ओहमिक रजिस्टर क्या होता है, ओहमिक रजिस्टर क्या होता है, ओहमिक रजिस्टर मतलब जो ओहम लॉ को ओबे करके चलता है, V=IR को ओबे करके चलता है, ठीक है। जैसे जो मेटेलिक कंडक्टर है ना, ओके, दे कैन एक्ट एज लाइक दैट, सो एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, सिल्वर, ओके। नॉन ओहमिक क्या होगा, तुम लोग अगर चाहे तो ये थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो, क्योंकि ये देखो ओमिक रजिस्टर, नॉन ओमिक रजिस्टर क्वेश्चन आता है, ओमिक रजिस्टर, नॉन ओमिक रजिस्टर क्वेश्चन आता है। जो ओम लॉ को ओबे करेगा ओमिक रजिस्टर होगा, जैसे मेटेलिक कंडक्टर, ये थ्योरी में आता है, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर। और नॉन ओमिक जो ओबे नहीं करेगा, जैसे डायोड, जितना तुम्हारा सेमीकंडक्टर डिवाइस हो गया, उसके लिए थोड़ा सा ग्राफ ऐसा टाइप का होता है, पैराबोलिक टाइप का ग्राफ होता है, तुम देख पा रहे हो, है ना, पैराबोलिक रहता है उसका ग्राफ। हेलो, हाँ सर। अच्छा, ये नॉन ओमिक उसका कंडीशन है। अच्छा, तो दो डिफरेंस अगर होगा तो उसमें वो लो ओम लॉ फॉलो करता है नहीं करता है, ऐसा बता दो। और इसमें एक्चुअली उसका जो तुम अगर देखोगे, वो लीनियर नेचर में होता है, नॉन लीनियर नेचर में होता है, ये बात है। अच्छा, ये अगर VI कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ देखोगे, ऐसा देखो, तुम्हारा ऑप्शन ABCD दिख रहा है, तो उसमें जो A है, बेसिकली A जो है, ये क्या है एक्चुअली, तुम अगर देखोगे, देखो A B C सब नॉन ओमिक है, अकेला जो D है वो थोड़ा सा तुम्हारा ये है, ओमिक दिखा रहा है ना, भले ही वो ओरिजिन से नहीं हुआ, लेकिन वो लिनियरिटी दिखा रहा है ना। सो दैट मीन्स दैट इज ओमिक, अदर देन दिस D ऑल आर नॉन ओमिक, ठीक है। ये कंडीशन देखो, दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि VI ग्राफ तुम ड्रॉ किए दो कंडक्टर के लिए, दो डिफरेंट टेम्परेचर के लिए, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, अगर टेम्परेचर T1, थोड़ा सा इसको अगर हम लोग जूम करके देखेंगे, देखो T1 जो थोड़ा सा वो इस टाइप का कलर है, ग्रीनिश टाइप का कलर, और ये थोड़ा सा रेड कलर का है। T1 अगर T2 से ज्यादा है, तो T1 अगर T2 से ज्यादा है, तो T1 का रेजिस्टेंस ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है ना, स्टीप ज्यादा है ना, रेजिस्टेंस ज्यादा। और हमें ये भी तो पता चल गया ना टेम्परेचर के साथ साथ क्यों उसका रिलेशन है, क्योंकि टेम्परेचर हम अप्लाई करेंगे तो एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई हो जाता है उसमें, एक्सटर्नल एनर्जी से क्या, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा मोशन लग जाता है, तो उसमें क्या होगा, वो कोलाइड करेगा, कोलिशन बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ओके। ये एक्सप्रेशन तो इजी वाला एक्सप्रेशन है, R=ρ×L/A, जबकि रो है तुम्हारा रेजिस्टिविटी, और L है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A है क्रॉस सेक्शन, और R है रेजिस्टेंस। ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी, मेटल का रेजिस्टिविटी सबसे कम होगा, सेमीकंडक्टर से बीच, और इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेम द सब्सटेंस जिसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम रहता है टेम्परेचर के साथ। मैंगानीन एक है, और एक
और एक था, एक मैंगानीन तो है और एक था, तुम लोगों का शायद क्लास इसमें था, कॉन्स्टेंटन, क्लास 9 में था शायद। एक मैंगानीन सेलिना का बुक में ही था, मैंगानीन तो एक था और कॉन्स्टेंटन, जो टेम्परेचर के साथ साथ उसका रेजिस्टेंस का कुछ चेंज नहीं होता, ऑलमोस्ट रिमेन सेम। ठीक है। नेम द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग कनेक्शन वायर्स, गिव ए रीजन। कॉपर और एल्यूमिनियम, क्योंकि इसमें बेसिकली रेजिस्टिविटी सबसे कम होता है कंपैरेटिवली, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ठीक है ना। और व्हाई कनेक्शन वायर वायर शुड बी अ थिक वायर, कनेक्शन वायर अगर थिक होगा तो रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाता है, क्योंकि हमें पता है R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। सेम लेंथ के लिए अगर थिक होगा, थिक मतलब एरिया बढ़ जाएगा, तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, आई बाई एल बाई ए का ए बढ़ रहा है मतलब डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है मतलब जो रेशियो है वो घट रहा है, आर जो वैल्यू है वो घट रहा है। सो दैट इज वाई थिकर में सीधे बात है ना, एक नैरो गली से लोग जाएगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू ए वाइडर गली। करेक्ट। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये वाला। अच्छा, सुपर कंडक्टर क्या होता है? सुपर कंडक्टर जो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है ऑलमोस्ट, जैसे मार्क्यूरी, ये एक ऑब्जेक्ट के लिए एक एक टेम्परेचर में होता है, 4.2 केल्विन में मार्क्यूरी ऐसा करता है, जीरो रेजिस्टेंस पाथ देता है। कुछ मल्टीपल चॉइस है। ओमिक रेजिस्टेंस इसमें क्या क्या है? डायोड वाल्व, जंक्शन डायोड, फिलामेंट ऑफ बाल्ब, नाइक्रोम। ओमिक, नाइक्रोम जो ओमिक है, बाकी डायोड वायोड ये सब नॉन ओमिक है। ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस रेजिस्टेंस डिक्रीज विथ इंक्रीज द टेम्परेचर? देखो कार्बन जो है उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए कि सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें ये सब हम लोग देखते हैं, ना कि प्लेटिनियम, कॉपर या फिर मर्क्यूरी में। सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, ये सब में हम लोग ये चीज देखते हैं कि टेम्परेचर के साथ साथ ये चीज बढ़ता नहीं घटता है। ठीक है। अभी ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, इन ए कंडक्टर, ये वाला तो नॉर्मल वाला क्वेश्चन है, इन ए कंडक्टर 6.25 into 10 to the 16 इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम ए टू बी इन 2 सेकेंड, फाइंड द करंट फ्लोइंग। इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐसा है तो ये तुमको इतना इतना नंबर दे दिया ना, तो इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे इलेक्ट्रॉन के साथ, डिवाइडेड बाई 2 करोगे, है ना, तो आ जाएगा। ठीक है। 6.25, 1.6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा रेजिस्टेंस वाला प्रॉब्लम देखते हैं। ये सब तो ये था ओम्स लॉ का, तो इस टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है। इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज 1.2 करंट इन 6 वोल्ट, 1.2 एम्पियर, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट। सीधे तरीके से हम लोग कर लेंगे, R इज इक्वल टू V/I हो जाएगा। A car bulb connected 12 volt batteries draws 2 ampere current when glowing. What is the resistance of the filament of the bulb? हम लोगों को क्या पता है, 12 वोल्ट है, V है, पोटेंशियल डिफरेंस है V वो, और I है वो वाला, R चाहिए, ओम्स लॉ को मानेंगे तो हो जाएगा। तो R का वैल्यू 6 है, तो एक्चुअली इसमें व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, will the resistance be more or same or less than the bulb is not glowing? अगर बल्ब ग्लो नहीं करेगा, रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बल्ब इज नॉट ग्लोइंग।
इसका आंसर देख के मत बोलो, खुद से बताओ। बल्ब अगर ग्लो नहीं करेगा तो क्या कंडीशन होगा? सर लिखा तो हुआ है सर। हाँ तो जो है, तो तुम बताओ वो ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, मतलब क्यों नहीं ग्लो करेगा? रेजिस्टेंस लेस जब होगा तो क्यों नहीं ग्लो करेगा, उसमें क्या परेशानी है? उसमें एक्चुअली जो V बाई आई का जो रेशियो है वो घट जाता है ना। वो 6 ओम होगा तब वो फॉलो करेगा ना, तब वो चलेगा। 6 ओम से घटेगा तो वो चीज जो 12/2 मतलब 12 वोल्ट के लिए, तो उसका जो रेशियो घट रहा है, तो इफ V बाई आई का जो रेशियो अगर घटेगा, देन द बल्ब विल नॉट ग्लो, दैट मीन्स वो काम नहीं करेगा। ठीक है। एक दूसरा वाला देखते हैं, ये वाला देखो। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर ऑब्टेन्ड। पोटेंशियल डिफरेंसेस देखो है 0.5 के लिए करंट है 0.2, 1 के लिए 0.4, 1.5 के लिए 0.6, 2 के लिए 0.8, 2.5 के लिए 1। ड्रॉ द VI ग्राफ एंड यूज दिस ग्राफ टू फाइंड potential difference V when the current I is 0.5 ampere, current I when the potential difference is 0.75 and resistance of the circuit। कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे? potential difference V when current is I, that is 0.5, 0.5 कैसे करोगे? पहले ग्राफ ड्रॉ कर लो ना, ग्राफ ड्रॉ कर लो ऐसे करके, फिर ग्राफ ड्रॉ करने से हमारा तो वो वैल्यू आ जाएगा, ये ग्राफिकली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसके लिए। बाकी 0.5 के लिए तो नॉर्मली हम लोग और कुछ नहीं ले पाएंगे। एक चीज कर सकते हैं, 0.4 0.6 देखो, 0.4 0.6, लेकिन उससे तो हमारा वो मिड वैल्यू नहीं आएगा, हमको ऐसे ग्राफिकली करना है वो चीज। ठीक है। ओके। अच्छा ये वाला देखो, ये डायरेक्टली लॉ से होगा, मतलब R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, वायर 3 ohms रेजिस्टेंस 10 सेंटीमीटर लेंथ, 10 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर ऐसा कुछ है, तो कुछ स्ट्रेच टू 30 सेंटीमीटर एज्यूमिंग इट्स यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। तो इनिशियल रेजिस्टेंस गिवन है, तो 10 सेंटीमीटर पहला है, मतलब इनिशियल जो था, अभी नया वाला आया एल डैश कर लो 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर 3 टाइम्स हो गया ना, 3 टाइम्स हो गया, लेंथ का 3 टाइम्स हो गया, तो लेंथ का 3 टाइम्स होगा, एरिया अगर नहीं घटा है तो व्हाट विल बी द चेंज इन इट, इसका भी, अगर एरिया यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, एज्यूमिंग इट हैज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, तो इसका क्या होगा? सेम ऑर्डर में बढ़ेगा ना, सेम ऑर्डर में बढ़ेगा, मतलब अगर तुम अगर देखोगे उसका जो ये था, वायर ऑफ 3 स्टेज टू 30, एज्यूमिंग दैट इट हैज यूनिफॉर्म, अच्छा, तो उसका अगर ये बढ़ जाता है, मतलब इफ लेंथ बिकम्स 3 टाइम्स, तो उसमें एरिया भी घटेगा 3 टाइम्स, क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मेंटेन करना है। और अगर लेंथ बढ़ता है, स्ट्रेचिंग करते हैं, तो स्ट्रेचिंग करने से क्या होता है, उसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया घटता है। लेकिन अगर 2 टाइम्स करेंगे, यूनिफॉर्म अगर मेंटेन करना है, 2 टाइम्स अगर उसका लेंथ बढ़ाएंगे तो एरिया को भी 2 टाइम्स घटना है। तो इसी तरह 3 टाइम्स कर रहे हैं तो एरिया को भी 3 टाइम्स घटना है, तो A/3 अगर होगा, दिस इज अ 9, तो उसमें 9 आ जा रहा है। अगर ऐसा दे देगा कि लेंथ को हम बढ़ा रहे हैं, लेंथ बढ़ गया है, 70% लेंथ बढ़ गया है, और 20% एरिया घट गया है, तब क्या होगा? ये टाइप का क्वेश्चन को अगर हम लोग ऐसे कर करें, क्योंकि लेंथ उसका 70% बढ़ गया है और उसका घट गया है एरिया 20%, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बोलो किस कंडीशन में हम लोग उसको लिखेंगे, कैसे करके लिखेंगे? लेंथ 70% बढ़ गया है, लेंथ 70% बढ़ गया है और एरिया घट गया है,
तो लेंथ 70% मतलब अगर एल अगर पहले एल था, तो पहले एल था 70% बढ़ गया है, तो अभी 1.7 एल हो गया है ना। और पहले एरिया अगर ए था, वो 0 मतलब 20% घट गया है, मतलब अभी हो गया 0.8 ए। तो पहले तुम्हारा फॉर्मूला था आर इज इक्वल टू रो इंटू रो, के लिए कुछ चेंज नहीं है, सेम मटेरियल है, एल बाई ए। अभी वो हो रहा है आर इज इक्वल टू रो इंटू 1.7 एल बाई 0.8 ए। ठीक है, तो ये जो रेशियो है ना, मतलब ये 1.7 बाई 0.8 एक्चुअली 17/8, तो 17/8 इंटू रो एल बाई ए। तो रो एल बाई ए तो ये मेरा आर डैश है, रो एल बाई ए इज मेरा आर, so 17/8 into R. Okay, so 2.1 इतना कुछ R होगा, R डैश का वैल्यू इतना बढ़ गया। तो इफ दे आस्क यू व्हाट विल बी द इंक्रीमेंट इन द परसेंटेज, तो पहले R था, अभी 2.1 R हुआ, तो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया 210, कितना बढ़ा बताओ बताओ, कितना बढ़ जाएगा बताओ। पहले R हुआ, R था, फिर हम लोग 2.1 R लिखा, तो कितना बढ़ गया, हम्म? कितना बढ़ गया बताओ, 110% बढ़ गया ना। हेलो, हेलो। 110% बढ़ा ना। पहले आर आर था, अभी 2.1 आर हुआ, तो कितना परसेंट बढ़ा, 110% बढ़ा ना। हम्म, अच्छा, अब एक सर्किट का देखते हैं। अच्छा, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट लेंथ ऑफ ए कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टिविटी गिवन है, रो गिवन है, एंड रेडियस गिवन इज रिक्वायर्ड सो दैट रेजिस्टेंस इज 1 ओम, मतलब रेजिस्टेंस हमें 1 चाहिए, तो रेजिस्टेंस 1 ओम है, रेजिस्टिविटी गिवन है, रेडियस 1 mm बताएगा, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि एक ही उसमें करना है ना। तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, आई नो, सो आई इज इक्वल टू रो ए बाई, सॉरी आर ए बाई रो। सो ए की जगह पाई आर स्क्वायर कर दो, क्योंकि वो रेडियस गिवन था ना, रेडियस गिवन था, और डिवाइडेड बाई रो करने से हमको करंट का आ, मतलब कितना, जो लेंथ का बात हम लोग कर रहे थे उसका वैल्यू आ जाएगा। एल इज इक्वल टू आर ए बाई रो, तो वहां से लेंथ का मतलब कितना लेंथ का होगा वो आ जाएगा। इसको ना ऐसे करके भी नहीं करके ऐसा भी बोल सकता है कि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी गिवन है, रेजिस्टिविटी गिवन है और लेंथ बताया दिया है, और बता रहा है कि कितना उसका रेडियस होना चाहिए या फिर कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए, वो भी बता सकता है। तो उसके लिए भी हमारा कॉन्सेप्ट यही रहेगा, हम आर को 1 पकड़ के, मतलब जो दिया हुआ था, और रेजिस्टिविटी का वैल्यू भी बिठा देंगे, फिर लेंथ को 1 मान लेंगे, अगर लेंथ का वैल्यू 1 ऐसा कुछ बताया गया है, फिर हम लोग उस पे एरिया को निकालेंगे। तो मतलब ऐसे करके भी एक क्वेश्चन आ सकता है उसमें। अच्छा, और एक इसमें ये रिलेशन से तो आता ही है, ये रिलेशन में जो बताया था, यहाँ से चीज आता ही है। हम्म, इससे आता है चीज। अच्छा, ये तो टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस करने के लिए हम लोग, so so by a diagram how two resistors are joined in parallel obtain an expression of total resistance of a combination। तो हम लोग इसको ऐसा करके कर सकते हैं, तो उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, एक हम लोग उसके लिए, हाँ,
which of the following combination have same equivalent resistance between x and y? किस में रहेगा, कौन सा वाला, एबीसीडी में कौन सा वाला में सेम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा? तुमको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, 1/2 पहले के लिए 1/1 आर इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, ठीक है ना, तो उसमें 1 आ गया, तो 1/1 मतलब वो 1 ही होगा बस पहले के लिए। सेकेंड जो बी है उसके लिए थोड़ा सा 1/1 प्लस 1/1 मतलब 1 ही है, और इसमें प्लस 1/2, तो 1 प्लस 1 मतलब 2, 2 प्लस हाफ मतलब 5/2, 2.5, 5/2, तो 2/5 हो जाएगा ना, वो भी नहीं होगा। थर्ड वाला देखो 1 है, तो ऐड करोगे तो 1/1 प्लस 1/1, 1/1 2 हो गया, तो उसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/2, वो भी नहीं हुआ। इसमें देखो, इसमें पहले क्या करना है, जो देख रहा है ना ये वाला कॉम्बिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस टाइप का रहेगा तो हम लोग ऐसे करेंगे, ऐसे टाइप का कनेक्शन रहेगा ना, ऐसे टाइप का, देखो ऐसे टाइप का कनेक्शन रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे टाइप का कनेक्शन रहता है ना, ऐसे टाइप का कनेक्शन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधी तरीके से ना, देखो ये दोनों जो है ना दीज आर इन सीरीज, सो इसको ऐड कर देंगे, ये दोनों भी सीरीज में है, तो इसका जो दिखेगा ना बाद में कनेक्शन ऐसा ही दिखेगा, तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो इसमें भी वो हमारा 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया, तो पहला वाला ऑप्शन ए का कॉन्सेप्ट इसमें भी आ जाता है। लेकिन ये याद रखना, इसका हमेशा हम लोग ऐसे करेंगे, इस दोनों को हम लोग सीरीज में कन्वर्ट कर देंगे, फिर वो पैरेलल में करेंगे। इंटरेस्टिंग ये वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये देखो द डायग्राम बिलो, देखो shows a cell of EMF दिया है 2 वोल्ट, इंटरेस्ट ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनल रेजिस्टेंस देख लो, सब हर कोई देखो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का प्रॉब्लम आता है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर 1 ओम टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर 4 ohms, the ammeter A measures the current in the circuit and the voltmeter measures the terminal voltage across the cell. What will be the reading of the ammeter and voltmeter? दो कंडीशन में है, एक की ओपन है और की क्लोज है। सर वो I इक्वल्स E/R प्लस R वाला करेंगे, लेकिन की जब ओपन रहेगा, सुनो, की जब ओपन रहेगा तब बाहर वाला सर्किट में कुछ करंट नहीं चलेगा, सिर्फ अंदर वाला उसमें ही चलेगा। की ओपन है ना, तब सिर्फ वो अंदर ऊपर जो तुम देख रहे हो ना वोल्ट मीटर और वो जो सेल का उतना के अंदर ही चलेगा पूरा, और कुछ नहीं चलेगा। और की जब क्लोज रहेगा तब ये नीचे वाला भी आएगा। देखो पहला कंडीशन की इज ओपन, आई टोल्ड यू ना, तो नीचे वाले से कुछ करंट नहीं जाएगा, एमीटर रीडिंग 0, नो करंट। तब क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू, हमें पता है V मतलब ये टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ये ईएमएफ माइनस आई आर, मतलब वी नो द फॉर्मूला ईएमएफ इज इक्वल टू V प्लस आई आर, मतलब V कैपिटल V प्लस स्मॉल v, तो वहां से कैपिटल V जो टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस आई आर, तो वहां से अगर बिकॉज तुम्हारा आई 0 है, तो 2 - 1, तो 2 - 0 × 1 मतलब 2 वोल्ट हो जाता है टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि उसमें और बाहर में कुछ नहीं है। और सेकेंड कंडीशन जब क्लोज है तो एमीटर रीडिंग क्या होगा, आई इज इक्वल टू जो तुम्हारा एप्सिलॉन है, मतलब जो ये तुम्हारा ईएमएफ है डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, आर एक्सटर्नल, स्मॉल आर इज इंटरनल, तो आई का वैल्यू आ जाएगा 2/5, 0.4 एम्पियर। तो वोल्टेज रीडिंग इसमें हम लोग देख सकते हैं, वही सेम फॉर्मूला, कैपिटल V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर से हम लोग करेंगे, वोल्टेज रीडिंग 1.6 वोल्ट दिखाएगा। ये वाला देखो, ये बैटरी ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट supplies current to circuit in which resistance can be changed. A high resistance voltmeter is connected across the battery.
when the current is 1.5 ohms, the voltmeter read is 2.7 volt. Find the internal resistance of the battery. इसमें क्या करेंगे बोल, कौन सा वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे? तुम्हारे पास ईएमएफ दिया हुआ है, आई भी दिया हुआ है, और वोल्ट मीटर रीड 2.7 वोल्ट, मतलब वो टर्मिनल वोल्टेज भी दिया हुआ है। तो हम लोग उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे ना, जो हमको पता है ऑलरेडी, और कुछ नहीं करेंगे, उस वहां से ही चलेंगे बस। टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस आई आर, वहां से आर का वैल्यू निकाल के लेंगे बस। ओके, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। फिर ये देखो, a cell of EMF 1.8 volt, internal resistance 2 ohms is connected in series with an ammeter of resistance 0.7 ohms। ammeter का रेजिस्टेंस 0.7 ohms पता है, ठीक है, एंड रजिस्टर ऑफ 4.5 वोल्ट। तो ammeter का अगर रेजिस्टेंस 0.7 ohms है और ये रजिस्टर 0.4.5 ohms है, और इंटरनली उसका रेजिस्टेंस है 2 ohms, तो हम लोग क्या करेंगे, ईएमएफ दिया है 1.8 वोल्ट। तो फर्स्ट व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द एमीटर? एमीटर क्या रीडिंग दिखाता है? आई दिखाता है ना, वो देखना है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, मतलब तुम्हें वी भी चाहिए। तो ये गिवन था, टोटल रेजिस्टेंस टोटल होगा, एमीटर का भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि एमीटर भी एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ठीक है। तो टोटल करंट आ गया, तो टोटल करंट अगर आ जाता है वहां से, अच्छा टोटल रेजिस्टेंस आ गया, सॉरी टोटल रेजिस्टेंस आ गया, ये ओम्स होगा, ठीक है, डब्ल्यू नहीं होगा, ओम्स होगा। तो टोटल अगर रेजिस्टेंस आ गया तो करंट इज इक्वल टू जो ईएमएफ बाई आर। अच्छा, इसमें एक चीज है, इसमें हम लोग डायरेक्ट उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किए, जो हमारा वो फॉर्मूला था एप्सिलॉन इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें तुम देखो जो ये था हमारा जो एप्सिलॉन तो ठीक है, लेकिन जो v का वैल्यू वो हमको बाद में पता है, मतलब हम लोग निकालेंगे बाद में, पहले हम ऐसे करके उसका करंट निकाल लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हमें टोटल रेजिस्टेंस अगर पता है और ईएमएफ पता है, ईएमएफ मतलब सेल का जो चीज है, सेल का जो पावर सोर्स है उसका जो ईएमएफ है वही तो काफी है ना, तो उससे आई का पता चल जाएगा। आई इज नथिंग बट ईएमएफ बाय द टोटल रेजिस्टेंस, वो अगर पता चल जाएगा, नाउ यू कैन कैलकुलेट वी। कितना कैलकुलेट करोगे, जो तुम्हारा इतना था, लेकिन जब तुम v कैलकुलेट करोगे तब तुम इंटरनल रेजिस्टेंस जो था उसमें उसको एक्सक्लूड कर दोगे, टू को। क्यों? v जो है, हम वोल्टेज ड्रॉप नहीं निकाल रहे, अंदर वाला स्मॉल भी नहीं निकाल रहे, बाहर वाला टर्मिनल वोल्टेज निकाल रहे हैं ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम लोग जब टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहे थे तब तो इंटरनल रेजिस्टेंस लेके ही निकालेंगे, क्योंकि करंट के लिए हमको सब चाहिए, लेकिन जब बाहर वाला हमको वो चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज चाहिए ना, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल, मतलब टर्मिनल वोल्टेज ही होता है, ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग इंटरनल वाला नहीं लेंगे, मतलब उसमें रेजिस्टेंस सिर्फ 4.5 एंड 0.7 जो एमीटर है उस दोनों का ही रहेगा बस, फिर भी इज इक्वल टू आई आर कर लेंगे। ये वाला प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम नंबर 4, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 15 वोल्ट, internal resistance 3 ohms is connected to two resistors 3 ohms 6 ohms in series, the current through the battery, the pd between the terminal, so v भी चाहिए, v भी चाहिए। तो पहले देखो 15 जो ईएमएफ है एप्सिलॉन है 15 वोल्ट, और 3 और रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस 3 है, तो आई है, सॉरी स्मॉल आर है 3, और आर जो है क्योंकि वो सीरीज में है 3 + 6 9 ohms। नाउ we can do the same formula, I is equal to epsilon by r plus r करके हम लोग को करंट आ जाएगा। फिर करंट आ जाने से पीडी निकालना है, पीडी के लिए हम लोग क्या करेंगे, v is equal to ir कर देंगे बस। लेकिन उसके लिए ना इंटरनल रेजिस्टेंस को नहीं लेंगे, सिर्फ करंट इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ही लेंगे, क्योंकि जो v है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल पूछा है, ठीक है ना, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल पूछेगा, तब इंटरनल रेजिस्टेंस कभी भी मत कंसीडरेशन में लेना,
दिमाग में ये चीज बात को घुसा दो ये बात, ठीक है। ये आज का लास्ट वाला प्रॉब्लम है, देखो। A cell of EMF epsilon and internal resistance sends current. A cell of EMF epsilon and internal resistance sends current 1 ampere when it is connected to an external resistance 1.9 ohms, but it sends 0.5 ampere when it connected 3.9 ohms. तो 1.9 के लिए 1 एम्पियर देता है, और आधा हो जाएगा जब 3.9 ohms के साथ कनेक्टेड रहेगा। तो हमको ईएमएफ ढूंढना है, ठीक है। इसमें हमें वो भी पता नहीं है, ईएमएफ भी पता नहीं है, एक्सटर्नल सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस भी पता नहीं है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला में लगाएंगे, एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर लगाए। उसमें एप्सिलॉन भी पता नहीं है, स्मॉल आर भी पता नहीं। सेकेंड केस में जब हम लोग उसको सेकेंड केस में बिठाएंगे, सेकेंड केस से भी एक फॉर्मूला निकल के आएगा। मतलब दो केसेस हम लोग लेंगे, आई इज इक्वल टू 1 और आर इज इक्वल टू 1.9, आई इज इक्वल टू 0.5 एंड आर इज इक्वल टू 3.9। दो केसेस लेंगे, दो केसेस में दो इक्वेशन आएगा। तो हमें पता है मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट से कि दो अननोन्स के लिए दो इक्वेशन काफी होता है, तो सॉल्व कर लेंगे। तो आर का वैल्यू पहले आ जाएगा, फिर एप्सिलॉन का, या फिर तुम अगर उसको पहले रिप्लेस करोगे तो एप्सिलॉन पहले आ जाएगा, ये में फिर आर का वैल्यू आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। इसका और भी थोड़ा सा सर्किट वाला प्रॉब्लम है इसका, तो वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख के फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जो उसके बाद का जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसमें हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। करेक्ट, ओके।